क्लास 6 चैप्टर 2 यह मेरी मातृभूमि, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। इस पाठ में यह बताया गया है कि एक प्रवासी व्यक्ति का अपनी मातृभूमि के प्रति कितना प्यार होता है, उसको इसमें व्यक्त किया गया है। यह एक कहानी है, गद्य साहित्य की एक विधा है। विधा मतलब रचना है। आज पूरे 60 वर्ष बाद मुझे मातृभूमि, प्यारी मातृभूमि के दर्शन प्राप्त हुए। जिस समय मैं अपने प्यारे देश से विदा हुआ था और भाग्य से मुझे पश्चिम की ओर ले चला था, उस समय मैं पूर्ण युवा था। मेरी नसों में जीवन का रक्त संचालित हो रहा था। हृदय उमंगों और बड़ी बड़ी आशाओं से भरा हुआ था। मुझे अपने प्यारे भारतवर्ष से किसी अत्याचारी के अत्याचार या न्याय के बलवानों हाथों ने जुदा कर दिया था। लेखककार आज पूरे 60 वर्ष हो गए इस मातृभूमि से मुझे विदा लेते हुए। 60 वर्ष बाद मुझे इस मातृभूमि का दर्शन हुआ। जिस समय मैं कह रहा कि यहाँ से विदा हुआ था, यानी पश्चिमी सभ्यता की तरफ गया, उस समय मैं पूर्ण रूप से युवा अवस्था में था। उसके अंदर, उसकी नसों में एक अलग तरह का रक्त संचारित हो रहा था। अलग तरह की उमंगें थी, अलग तरह की आशाएं थी कि यह मेरा प्यारा भारतवर्ष है। उस समय कह रहा है लेखक कि किसी अत्याचारी के अत्याचार या न्याय के बलवान हाथों ने जुदा कर दिया। जुदा का तात्पर्य है अलग कर दिया उस देश से। अत्याचारी के अत्याचार और कानून की कठोरताएं मुझसे जो चाहें सो करा सकती हैं। एक अत्याचारी के लिए कह रहा लेखक, जो अत्याचार है, कानून की जो कठोरताएं हैं, समय के साथ जो चाहे वह करा सकती है, मगर लेखक कह रहा मेरी मातृभूमि मुझसे नहीं छुड़ा सकती। व्यक्ति की मातृभूमि से व्यक्ति का बहुत लगाव होता है, उसकी मातृभूमि से वह दूर नहीं हो सकता है। वे मेरी उच्च अभिलाषाएं और बड़े बड़े उच्च विचार्थी थे, जिन्होंने मुझे देश निकाल दिया। कुछ बनने की कोशिश में मैंने देश से निकला। मैंने अमेरिका जाकर खूब व्यापार किया और व्यापार से धन भी खूब पैदा किया तथा धन से आनंद भी खूब मनमाने लूटे। लेखक कह रहा है कि मैंने अमेरिका जाकर व्यापार किया, व्यापार से बहुत सारा धन एकत्र किया, धन से सारी खुशियाँ उसे मिली और वह मनमाने तरीके से जीने लगा। लेखक कह रहा सौभाग्य से उसकी पत्नी जो मिली वह सौंदर्य में कि कोई सानी नहीं थी। सानी यानी अद्वितीय, अतुल्य। लेखक कह रहा है कि मेरे 5 पुत्र थे जो सुंदर, हष्टपुष्ट और ईमानदार थे। उन्होंने व्यापार को और चमका दिया। मिलजुल कर उसके पुत्रों ने व्यापार जो वह कर रहा था उसको आगे बढ़ाने में उनके पुत्रों का भी बहुत बड़ा योगदान था। मेरे भोले भाले नन्हे नन्हे पौत्र गोद में बैठे हुए थे, जबकि मैंने अपनी मातृभूमि के अंतिम दर्शन को अपने पैर उठाए। लेखक कह रहा है कि जब वह अपनी मातृभूमि के प्रति एक बार उसका जब लगाव हुआ कि अपनी मातृभूमि को एक बार देखने चलें, तो उसके जो छोटे छोटे पौत्र थे वह गोद में बैठे थे। मेरी इच्छा थी, अभिलाषा थी कि मैं अंतिम दर्शन अपनी मातृभूमि का कर सकूं। मैंने अनंत धन, प्रियतमा, पत्नी, सपूत बेटे और प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़े का मतलब जो हृदय से कहीं न कहीं जिसका लगाव हो, हृदय के टुकड़े, नन्हे नन्हे बच्चे, आज अमूल्य पदार्थों का केवल इसलिए परित्याग कर दिया कि मैं प्यारी भारत जननी का अंतिम दर्शन कर लूं। लेखक कह रहा है इन सारी चीज़ों का मैंने इसलिए परित्याग किया कि एक बार मुझे मेरी प्यारी मातृभूमि का दर्शन हो सके, मैं अपनी प्यारी मातृभूमि का दर्शन कर सकूं। इसलिए वह धन दौलत, पत्नी, बेटा, बच्चे सबका मुंह त्याग कर अपनी जननी की तरफ चल दिए। लेखक कह रहा मैं बहुत बूढ़ा हो गया था। 10 वर्ष बाद पूरे 100 वर्ष का हो जाऊंगा। उसके अंदर एक इच्छा जगी कि एक अभिलाषा जगी कि अपनी मातृभूमि का मैं रज कण बन जाऊं, उसी में मैं समाहित हो जाऊं। यह अभिलाषा कुछ ही मेरे मन में उत्पन्न नहीं हुई, यानी कुछ ही समय के लिए मेरे मन में उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि उस समय भी थी जब मेरी प्यारी पत्नी अपनी मधुर बातों से मेरे हृदय को प्रफुल्लित किया करती थी। उसका हृदय कहीं न कहीं उन सारी बातों को सुनकर आनंद से अभिभूत हो जाती थी। और जबकि
मेरे युवा पुत्र प्रातःकाल आकर अपने वृद्ध पिता को सभक्ति प्रणाम करते, भक्ति के साथ। उस समय भी मेरे हृदय में एक कांटा सा खटकता रहता था और मुझे अपनी मातृभूमि के टूटे झोपड़े 4-6 बीघा मौरोसी, मौरोसी का मतलब होता है जिस पर पुश्तैनी ज़मीन, जिस पर व्यक्ति का हक होता है, मौरोसी ज़मीन और बालपन के लंगोटियों यारों की याद अक्सर सताया जाया करती थी। लेखक को अपने उस टूटे फूटे झोपड़े, 4 बीघा ज़मीन और जो लंगोटिया यार जो उसके साथ खेलते कूदते थे, उन सब की याद उसे आती थी। वह याद उसे कहीं न कहीं सताया करती थी। प्रायः अपार प्रसन्नता और आनंदोत्सव के अवसर पर भी यह विचार हृदय में चुटकी लिया करता था, यदि मैं अपने देश में होता। लेखक अपार प्रसन्नता होती थी, आनंद की अनुभूति कहीं न कहीं आती थी। मेरे हृदय के अंदर एक अलग तरह का भावना उत्पन्न होता था कि काश यदि मैं देश में होता, क्योंकि वह व्यापार करने दूसरे देश गया था। जिस समय मैं बम्बई में जहाज़ से उतरा, मैंने पहले काले कोट पतलून पहनी टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हुए मल्लाह देखे, फिर अंग्रेजी दुकान, ट्राम और मोटर गाड़ियाँ देखी। उसके बाद रबर टायर वाली गाड़ियों की ओर मुँह में चूरट दाबे हुए आदमियों से मुठभेड़ हुई। फिर रेल का विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन देखा। बाद में मैं रेल में सवार होकर हरी भरी पहाड़ियों के मध्य स्थित अपने गांव को चल लिया। पहाड़ियों का दृश्य देख कर कह रहा है कि वहाँ का जो दृश्य था वह हरा भरा था। उस समय मेरी आंखों में आंसू भर आया और मैं खूब रोया, क्योंकि अपनी मातृभूमि की तरफ वह जा रहा है, क्योंकि यह मेरा देश न था, वह देश न था जिसके दर्शन की इच्छा सदा मेरे हृदय में लहराया करती थी। यह तो कोई और देश था, यह अमेरिका या इंग्लैंड था, मगर भारत नहीं। रेलगाड़ी जंगलों, पहाड़ों, नदियों और मैदान को पार करती हुई मेरे प्यारे गांव के निकट पहुंची, जो किसी समय में फूल, पत्तों और फलों की बहुतायत तथा नदी नालों की अधिकता से स्वर्ग से होड़ कर रहा था। मैं उस गाड़ी से उतरा तो मेरा हृदय बाँसों उछल रहा था। बाँसों उछल जाने का मतलब प्रसन्न हो जाना। अब अपना प्यारा घर देखूंगा, अपने बालपन के प्यारे साथियों से मिलूंगा। मैं इस समय बिल्कुल भूल गया था कि मैं 90 वर्ष का बूढ़ा हूँ, क्योंकि अपने देश की तरफ जा रहा। ज्यों-ज्यों गांव के निकट आता था, मेरा पैर शीघ्र ही शीघ्र उठते थे और हृदय में अकथनीय आनंद का स्रोत, अकथनीय यानी जिसे हम जो है न कहें, अकथनीय आनंद का स्रोत उमड़ रहा था। प्रत्येक वस्तु पर आँख फाड़ फाड़ कर दृष्टि डालता, आह, ये वही नाला है जिसमें हम रोज़ घोड़े नहलाते थे। सामने एक बंगला था जिसमें 2 अंग्रेज बंदूक लिए इधर उधर ताक रहे थे। नाले में नहाने की सख्त मनाही थी। उन सबको देखकर उसका मन आनंदित हो रहा है। गांव गया और निगाहें बालपन के साथियों को खोजने लगी, किंतु शोक वे सब के सब मृत्यु के ग्रास हो चुके थे। मेरा घर, मेरा टूटा फूटा झोपड़ा, जिसकी गोद में मैं बरसों खेला, जहाँ बचपन और बेफिक्री के आनंद लूटे और जिनका चित्र अभी तक मेरी आंखों में फिर रहा था, वह मेरा प्यारा घर अब मिट्टी का ढेर हो गया, यानी खंडहर में तब्दील हो गया। खैर मेरी निगाहें उन बालपन, यानी बालपन जब छोटा था, उन साथियों को खोज रही थी, किंतु शोक से ग्रसित हो गया कि वो सब नहीं है, मृत्यु के काल समा गए हैं। टूटा फूटा उसका झोपड़ा दिखाई देता था, जिसकी गोद में वो बरसों तक खेला, जहाँ उसका बचपन बीता, जहाँ वो आनंद लूटा, जिनका चित्र उसकी जहन में आज भी कहीं न कहीं मौजूद है। वह प्यारा घर अब मिट्टी का ढेर हो गया। यह स्थान गैर आबाद न था। सैकड़ों आदमी चलते फिरते नजर आते थे, जो अदालतें, कचहरी और थाना पुलिस की बात कर रहे थे। उनके मुख से चिंता, निर्जीवता और उदासी प्रदर्शित होती थी, और वे सब सांसारिक चिंताओं से व्यथित मालूम होते थे। समय के साथ सारी स्थितियां बदलती गईं। मेरे साथियों के समान हष्टपुष्ट, बलवान, लाल चेहरे वाले नवयुवक कहीं न दिख पड़ते थे। समय बदल रहा है। जो लोग वहाँ दिखाई पड़ते थे वह भी नहीं है। उस अखाड़े के स्थान पर जिसकी जड़ मेरी हाथों ने डाली थी, अखाड़े जहाँ लोग कुश्ती करते हैं, अब एक टूटा फूटा स्कूल था। उसमें दुर्बल तथा कांतिहीन रोगियों की सी सूरत वाले बालक फटे कपड़े पहन बैठ रहे थे। उनको देखकर सहसा, यानी उसी समय मेरे मुख से निकल पड़ा कि
नहीं नहीं है मेरा प्यारा देश, नहीं, क्योंकि स्थिति बदल गई उस जगह उस देश। यह देश देखने मैं इतनी दूर से नहीं आया हूँ, यह मेरा प्यारा भारतवर्ष नहीं है, बहुत कुछ बदल चुका है। निराश होकर मैं उस चौपाल की ओर चला। चौपाल बैठने की खुली जो जगह होती है जहाँ लोग बैठते हैं। निराश होकर मैं उस चौपाल की ओर चला जहाँ शाम के वक्त पिताजी गांव के अन्य बुजुर्गों के साथ हुक्का पीते और हंसी का कहे उड़ाते थे। हुक्का पीना सिगरेट टाइप का होता है, उसे पीते हैं। हम भी वहाँ टाट के बिछौने पर कलाबाजियाँ खाया करते थे। इसी चौपाल के पास एक गौशाला थी, गौशाला जहाँ पशुओं को रखा जाता है, जहाँ गांव भर की गायें रखी जाती थी और बछड़ों के साथ हम वहीं किलोले यानी खेलना कूदना किया करते थे। सो कष्ट अब यह है कि अब उस चौपाल का पता तक नहीं था। अब वहाँ गांव में टीका लगाने की चौकी और डाक खाना था। समय बदला, बदलने के साथ साथ स्थितियाँ भी बदली और सारी चीज़ें वहाँ बदल गई। उस समय इसी चौपाल से लगा एक कुल्हवाड़ा था, कुल्हवाड़ा जहाँ तिल निकाला जाता था, जहाँ जाड़े के दिनों में ईंट पीड़ी जाती थी और गुड़ की सुगंध से मस्तिष्क पूर्ण हो जाता। कुल्हवाड़ा यानी जहाँ गन्ना पीसा जाता है और उससे उसका रस निकाला जाता है, जहाँ जाड़े के समय दिनों में ईंट यानी गन्ना पेरा जाता था और गुड़ की सुगंध से मस्तिष्क पूर्ण हो जाता था। हम और हमारे साथी वहाँ गडेरिये के लिए बैठे रहते और गडेरिया करने वाले मजदूरों की हस्तलांघों को देखकर आश्चर्य किया करते थे। गडेरिया गन्ने के छोटे टुकड़े गडेरिया कहते हैं। हस्तलांघों कुशलता को देखकर आश्चर्य किया करते थे। वहाँ हजारों बार मैंने कच्चा रस और पक्का दूध मिलाकर पिया था और वहाँ आसपास के घरों की स्त्रियाँ और बालक अपने अपने घड़े यानी रस रखने के लिए घड़ा आता था, मिट्टी का बना हुआ घड़े लेकर आते थे, उसमें रस भर कर ले जाते थे। शोक है कि कष्ट है कि वे कोल्हू गन्ने का रस या तेल निकालने का यंत्र होता है। कोल्हू अब तक ज्यों के त्यों खड़े थे, किंतु कुल्हवाड़े की जगह अब एक सन लपेटने वाली मशीन लगी थी। नई नई मशीनें आ गई, समय बदल गया। उसके सामने एक तंबोली और सिगरेट वाले की दुकान थी। हृदय विदारक दृश्य को देखकर मैंने दुखित हृदय से एक आदमी से, जो देखने में सब मालूम होता था, पूछा कि महाशय, मैं एक परदेसी यात्री हूँ, रात भर लेटे रहने की मुझे आज्ञा दीजिए। क्योंकि वह अमेरिका से आया, इसलिए वह ऐसा पूछ रहा है कि मैं एक परदेसी आदमी हूँ, मुझे क्या यहाँ शरण मिल सकता है और देश है। यह हमारा अतिथि सत्कारी प्यारा भारत नहीं, कदापि नहीं। वहाँ की स्थितियों को देखने के बाद, क्योंकि देश तो उसी का था, लेकिन वह विदेश से आया कुछ समय बाद, स्थितियों को देखने के बाद कह रहा है यह अब मेरा प्यारा भारतवर्ष नहीं रहेगा। अतिथि यानी अतिथियों का जो सम्मान सत्कार किया जाता है, वह स्थिति आज वहाँ नहीं है। अंधेरी रात थी, गीदड़ और कुत्ते अपने कर्कश का मतलब होता है कठोर, कर्कश स्वर में उच्चारण कर रहे थे। मैं अपना दुखित हृदय लेकर उसी नाले के किनारे जाकर बैठ गया और सोचने लगा, अब क्या करूं? फिर अपने पुत्रों के पास लौट जाऊं और अपना यह शरीर अमेरिका की मिट्टी में मिलाऊं। अब तक मेरी मातृभूमि थी, मैं विदेश जरूर था, किंतु मुझे अपने प्यारे देश की याद बनी थी। पर अब मैं देश विहीन हूँ, देश से अलग हूँ, मेरा कोई देश नहीं। इसी सोच विचार में मैं बहुत देर तक घुटनों पर सिर रखे मौन रहा। रात नेत्रों में व्यतीत की, घंटे 3 बजाए और किसी के गाने का शब्द मेरे कानों में सुनाई देने, हृदय गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। यह तो देश का ही राग है, यह तो मातृभूमि का ही स्वर है। परंतु उठ खड़ा हुआ और क्या देखता हूँ कि 15-20 वृद्ध स्त्रियां सफ़ेद धोतियां पहनकर हाथों में लोटे लिए स्नान को जा रही हैं और गाती जाती हैं, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। मैं इस गीत को सुनकर तन्मय यानी कि उसी लीन में हो रहा था कि इतने में मुझे बहुत से आदमियों की बोलचाल यानी आवाज़ सुनाई पड़ी। उनमें से कुछ लोग हाथों में पीतल के कमंडल लिए हुए
शिव शिव हर हर गंगे, नारायण नारायण आदि शब्द बोलते हुए चले जाते थे। आनंददायक और प्रभावोत्तात्मक यानी प्रभाव से युक्त प्रभाव उत्पन्न करने वाला राग मेरे हृदय पर जो प्रभाव हुआ उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, उसका वर्णन करना बहुत कठिन है। मैंने अमेरिका की चंचल सी चंचल और प्रसन्नचित वाली लावण्यमयी सुंदरता से युक्त स्त्रियों का आलाप सुना था। आलाप यानी संगीत का जो स्वर होता है उसे आलाप करके सुना था। सहस्र यानी अनेकों बार, सहस्र बार जिनकी जीवा पर प्रेम प्यार के शब्द सुने थे, हृदयाकर्षक वचनों का आनंद उठाया था। मैंने सुरीली पक्षियों का चहचहाना भी सुना था, किंतु जो आनंद, जो मज़ा और जो सुख मुझे इस राग में आया वह मुझे जीवन में कभी प्राप्त नहीं हुआ था। मैंने खुद गुनगुना कर गाया, हमारे प्रभु अवगुण चैतन्य लहर। मेरे हृदय में फिर उत्साह आया कि ये तो प्यारे देश की ही बातें हैं। आनंद तिरेक से मेरा हृदय आनंदमय हो गया, आनंद से युक्त हो गया मेरा हृदय। मैं इन आदमियों के साथ हो लिया और 6 मील तक पहाड़ी मार्ग पार कर उसी नदी के किनारे पहुंचा जिसका नाम पतित पावनी गंगा है, जिसकी लहरों में डुबकी लगाना और जिसकी गोद में मरना प्रत्येक व्यक्ति चाहता है और अपना परम सौभाग्य समझता है। पतित पावनी भागीरथी गंगा मेरे प्यारे गांव से 6 से 7 मील दूर पर बहती थी, 6-7 मील दूर पर स्थित थी। किसी समय में घोड़े पर चढ़कर गंगा माता के दर्शनों की लालसा मेरे हृदय में सदा रहती थी कि घोड़े पर चढ़कर गंगा दर्शन कर सकूं। यहाँ मैंने हजारों मनुष्य को इस ठंडे पानी में डुबकी लगाते हुए देखा। कुछ लोग बालू पर बैठकर गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे और कुछ लोग हवन में भी संलग्न थे। कुछ माथे पर तिलक लगा रहे थे और कुछ सस्वर यानी उसी स्वर में वेद मंत्रों को भी पढ़ रहे थे। मेरा हृदय फिर उत्साहित हुआ और मैं जोर से कह उठा, हाँ, यही मेरा प्यारा भारत देश है, यही मेरी प्यारी मातृभूमि है, यही मेरा सर्वश्रेष्ठ भारत है जहाँ मैंने जन्म लिया। इसी के दर्शन से मेरी उत्कट यानी प्रबल इच्छा थी कि मैं इसी की पवित्र धूल के कण बनने का प्रबल अभिलाषा यानी इच्छा था। मैं विशेष आनंद में मग्न था, एक अलग तरह का आनंद मेरे अंदर था। मैंने अपना पुराना कोट और पतलून उतार कर फेंक दिया और गंगा माता के गोद में जा गिरा। जैसे कोई भोला भाला बालक दिन भर निर्दय लोगों के साथ रहने के बाद संध्या को अपना प्यारी माता की गोद में दौड़कर चलाया, क्योंकि उसकी प्यारी मातृभूमि थी जिसकी छाती से चिपट गया। हाँ, अब मैं अपने देश में हूँ, यही मेरी प्यारी मातृभूमि, ऐसा लेखक कह रहा है। यही लोग मेरे भाई हैं, यही लोग मेरी माता हैं। मैंने गंगा के किनारे एक छोटी सी कुटी बनवा ली। कुटी यानी रहने का स्थान, कुटी। अब मुझे सिवा राम नाम जपने के और कोई काम नहीं। मैं नित्य यानी प्रतिदिन प्रातः स्नान करता था और मेरी प्रबल यानी मेरी जो इच्छा थी कि इसी स्थान पर मैं मेरे प्राण निकले और मेरी अस्थियां शरीर माँ गंगा की लहरों का भेंट हो सके। अपनी मातृभूमि में वह मर मिटना चाहता था। मेरी स्त्री और मेरे पुत्र बार बार बुलाते हैं, मगर अब मैं यह गंगा माता का तट और अपना प्यारा देश छोड़कर वहाँ नहीं जा सकता। कहाँ? अमेरिका। अपनी मिट्टी गंगा जी को ही सौंपूंगा। अब संसार की कोई आकांक्षा का मतलब चाह, अपेक्षा, इच्छा। अब संसार की कोई आकांक्षा मुझे इस स्थान से नहीं हटा सकती, क्योंकि यह मेरा प्यारा देश और मेरी प्यारी मातृभूमि है। बस मेरी उत्कट यानी प्रबल इच्छा यही है कि मैं अपनी प्यारी मातृभूमि में ही अपने प्राण विसर्जन कर सकूं, यानी अपना प्राण छोड़ सकूं। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माँ और मातृभूमि ये दोनों जो है स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। इनसे बड़ा इस धरती पर कोई नहीं है।